वेलकम टू थ्री लर्निंग हब। ये क्लास 2 है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी स्पेशल एजुकेशन टीचर मैराथन की। इसमें हम विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास डेडिकेटेड है टू विजुअल इम्पेयरमेंट। तो पहले देखते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है। ये एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है कुछ लिमिटेशंस विजन में। ओके, इवन आफ्टर रिसीविंग अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑप्टिकल करेक्शन। पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट के मिलने के बाद भी और ऑप्टिकल करेक्शन के बाद भी उस पर्सन को विजुअल विजन्स में दिक्कत होती है। इट अफेक्ट द एबिलिटी टू परसीव विजुअल इंफॉर्मेशन एंड इंटरफेस विद एजुकेशनल फंक्शंस। डेली लाइफ की एक्टिविटीज एजुकेशन और फंक्शन लेवल पर परसीव करने में विजुअल इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। अब विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो ब्रॉडली किस तरीके से क्लासिफाइड है, ब्लाइंडनेस और लो विजन और विजुअली हैंडीकैप्ड, हम इन तीन टर्म्स का यूज़ करते हैं। ब्लाइंडनेस क्या होता है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से? फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ब्लाइंडनेस इज एन इम्पेयरमेंट इन विच अ चाइल्ड इज अनेबल टू परसीव विजुअल मटीरियल। अब बच्चे को जो विजुअल मटीरियल है वो परसीव करने में परेशानी होगी। फॉर लर्निंग पर्पज कैन नॉट यूज विजन पार्शियली और फुल्ली इवन विद द असिस्टिव डिवाइसेस। मतलब ब्लाइंडनेस में 100% विजन नहीं नज़र आता, विजन नहीं होता है, और ना ही बच्चा पार्शली या फिर फुल्ली अपने विजन्स को यूज़ नहीं कर सकता असिस्टिव डिवाइसेस के बावजूद भी। बेसिकली ये डिपेंड होता है विजुअल सेंसरी चैनल्स, जैसे कि मतलब बच्चा किस चीज़ पर निर्भर होगा आप अपनी एजुकेशन के लिए। टैक्टाइल ऑडिटरी मोड्स फॉर एजुकेशन। ठीक है, टैक्टाइल मतलब वो छू कर उन चीज़ों को टच करके महसूस कर पाएगा और फिर पढ़ पाएगा, इसीलिए ब्रेल है। और ऑडिटरी मोड्स यानी कि सुनकर। ठीक है, तो उसके पास बस दो सोर्सेज बचते हैं पढ़ने के, टैक्टाइल और ऑडिटरी। इसमें असिस्टिव डिवाइसेस आ जाते हैं। दस ब्लाइंडनेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट रीडिंग, राइटिंग, मोबिलिटी एंड एकेडमिक पार्टिसिपेशन। अब देखते हैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से ब्लाइंडनेस क्या है। आफ्टर टेकिंग ऑल पॉसिबल मेडिकल मेजर्स, अब सारे पॉसिबल जो जितने भी पॉसिबल मेडिकल मेजर्स थे वो सब लेने के बाद भी और बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन मिलने के बाद भी अ पर्सन इज अनेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 20 feet, whereas a normal person can see the same object clearly from 200 feet। मतलब वो 20 फीट से भी नहीं देख पाता, और जो नॉर्मल पर्सन की जो विजुअल एक्विटी होती है वो 200 फीट तक होती है। ठीक है, तो ये मेडिकल कंडीशन है मेडिकल तरीके से। अब हम देखते हैं जो एक्ट आए हैं या जो प्रोविजंस हैं उसमें किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो आरसीआई एक्ट 1992 में आया था। इन्होंने विजुअल हैंडीकैप पर्सन को बोला कि ये वो इंसान है जिसकी विजुअल एफिशिएंसी सब्सटेंशियली रिड्यूस होती है एंड हुज इम्पेयरमेंट एडवर्सली इफेक्ट एजुकेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी जो इम्पेयरमेंट है वो उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल फंक्शनिंग। विजुअली हैंडीकैप पर्सन हैज टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, या तो पूरी तरीके से लाइट एब्सेंस है, या फिर विजुअल एक्टिविटी जो है एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 20/200 इन द बेटर आई विद करेक्ट लेंसेज। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन क्या कहता है? जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सब एक ही बात कहते हैं, बस सबका कहने का तरीका अलग है। विजुअल इम्पेयरमेंट इट इज असेस्ड प्राइमरीली थ्रू विजुअल एक्विटी टेस्टिंग यूजिंग द स्नेल चार्ट। ये स्नेल चार्ट आप सभी को पता होगा, इसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। जब हम अपनी आई टेस्ट कराने जाते हैं तो A B C ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। पहले उनका फॉन्ट साइज बड़ा होता है, धीरे धीरे फॉन्ट साइज स्मॉल होता जाता है, तो उसे स्नेल चार्ट बोलते हैं। द असेसमेंट कंसिडर्ड हाउ वेल एन इंडिविजुअल कैन सी बेस्ट विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिकल करेक्शन। मतलब ये असेसमेंट बताता है कि एक करेक्शन जितना उसे मिल सकता था पॉसिबल ऑप्टिकल करेक्शन के बाद कितना एक इंसान देख पाता है। Okay, AMA define visual impairment as a condition where visual acuity falls below normal clinical standards and the individual is unable to perform daily tasks efficiently due to vision reduced। अब हम देखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि 1995 एक्ट है, उसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन को किस तरह डिफाइन किया है। तो PWD एक्ट 1995 कहता है कि विजुअल एक्विटी ऑफ 6/60 और लेस इन द बेटर आई आफ्टर करेक्शन और 20/200 स्नेल इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंसेज, और लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन बाय 20 डिग्री और लेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन। नाउ लो विजन के लिए, अकॉर्डिंग टू Person with Disability Act 1995, low vision refer to a condition where visual acuity not exceeding by 6/18 or 20/60 to 3/60 or 10/200 in the better eye with the best possible correction।
अ पर्सन हैज सम कुछ जो विजन, लो ब्लाइंडनेस में तो विजन बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन जो लो विजन होते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो विजन है वो बच जाता है। ठीक है, तो अ पर्सन हैज सम रेजिडुअल विजन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ जो ये विजन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और लर्निंग हो सकती है। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इसके अकॉर्डिंग बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट प्रोवाइड करता है एक क्लियर मेडिकल और फंक्शन लेवल की डेफिनेशन विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, जो बताती है कि किस तरह विजुअल एक्विटी और विजुअल फील्ड असेस होते हैं आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। ठीक है, इन द बेटर आई। तो ब्लाइंडनेस को वो डिफाइन करते हैं एज a condition where a person has any of the following after best possible correction. Number 1, total absence of vision. Okay, number 2, visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 on the Snell chart in the better eye. Limitation of field of vision subtended on angle of less than 10 degree. ओके, अब हम देखते हैं ये लो विजन के लिए क्या बोलते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लो विजन को डिफाइन करते हैं हैज़ विजुअल इम्पेयरमेंट इवन आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन बट इज स्टिल एबल टू यूज़ विजन। अब थोड़ा बहुत विजन बाकी रह जाता है बेटर पॉसिबल करेक्शन के बाद, तो अब उस लेवल पर हम असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, वो देखते हैं। विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग बाय 6/18 and up to 3/60 or up to 10/200 on the Snell chart in the better eye. Limitation of the field of vision subtending on angle less than 40 degree up to 10 degree. World Health Organization, according to World Health Organization के according visual acuity is assessed using standardized vision testing tools such as Snell chart. ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। Snell chart क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड विजुअल असेसमेंट टेक्निक, दो तरीकों से विजुअल एक्विटी टेस्ट होती है, एक तो स्नेल चार्ट से और कंप्यूटराइज तरीकों से। WHO इवेल्युएट करता है विजुअल इम्पेयरमेंट को बेस्ड ऑन विजुअल एक्विटी इन द बेटर आई, विजुअल फील्ड मेजरमेंट असेसमेंट आफ्टर बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। अब ये ब्लाइंडनेस और लो विजन के बारे में क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंगली विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 इन द बेटर आई विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन और विजुअल फील्ड ऑफ लेस देन 10 डिग्री अराउंड सेंट्रल फिक्सेशन। लो विजन के लिए बोलते हैं 6/18 बट इक्वल टू और बेटर देन 3/60 इन द बेटर आई एंड विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, एंड 10 डिग्री से कम विजुअल फील्ड है। अब ये लीगल ब्लाइंडनेस जैसी टर्म का भी यूज़ करते हैं WHO। WHO बोलता है कि लीगल ब्लाइंडनेस में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, जिनकी विजुअल एक्विटी 6/60 से 6/60 से कम हो, या फिर 20/200 और 20/100 ऑन द स्नेल चार्ट हो, और अ विजुअल फील्ड रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 20 डिग्री। According to American Optometric Association, the person retain limited visual ability. पार्शियल ब्लाइंडनेस किसे बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि पार्शियल ब्लाइंडनेस जो कंडीशन है वो किसके लिए होगी? द पर्सन रिटेन लिमिटेड विजुअल एबिलिटी, विजन रिमेन इम्पेयर्ड इवन आफ्टर द यूज ऑफ करेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस का यूज होने के बावजूद भी विजन इम्पेयर्ड हो। इन पार्शियल ब्लाइंडनेस विजुअल एक्विटी इज बिटवीन 20/70 एंड 20/200 इन द बेटर आई विद द best possible correction. Okay, this means that the person can see an object at 20 feet which a person with normal eye कितने देखता है? हमने बोला था ना 200 फीट तक। अब जो ये नॉर्मल आई वाला पर्सन है वो उसको क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो पार्शियल ब्लाइंड पर्सन होगा उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं देख पाएगा, उनकी विजुअल एक्टिविटी बहुत लो होती है। अब हम देखते हैं, देखो डिफरेंट डेफिनेशंस है, लेकिन आपको उनमें मेन चीज़ याद रखनी है कि लो विजन और ब्लाइंडनेस और पार्शियल ब्लाइंडनेस की क्या कैटेगरीज उन्होंने दी हैं और कितना विजुअल एक्टिविटी उनका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्नेल चार्ट और अदरवाइज। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई एक बहुत ही स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बेसिकली हमारे आई सॉकेट में होते हैं। आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर। इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो भी देखते हैं हम, अलॉन्ग विथ सेवरल इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द विजन। लेयर्स ऑफ द आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मतलब 3 परतें होती हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होती हैं। हम इन्हें आउटसाइड टू इनसाइड की तरफ पढ़ेंगे। पहले हम आउटर पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर मिडिल, फिर इनर लेयर।
सो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो आई बॉल जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर अबाउट 24 मिलीमीटर या फिर 2.4 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ होता है? बोनी सॉकेट में होता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। अपर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इज आईलिड और द लोअर पार्ट विच सपोर्ट द स्ट्रक्चर इज चीक बोन्स। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल इज कंट्रोल्ड बाय 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मूवमेंट और आई बॉल का जो मूवमेंट है, हमारी आँख का जो मूवमेंट है, वो कौन कितने मसल्स कंट्रोल करते हैं? 6 मसल्स कंट्रोल करते हैं। ये कौन से हैं वो भी आगे देखते हैं हम। नाउ सबसे पहले अपन आउटर लेयर को देखते हैं जो बाहरी परत है। फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फिब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। ये बेसिकली शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है आई बॉल को। इसमें दो पार्ट होते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा एक ओपेक पार्ट होता है। जो वाइट पोर्शन होता है ना हमारी आंखों में, वो स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा इज द वाइट tough outer covering of the eye. About 5/6 of the outer layer is the sclera. It protect the eye and maintain its shape. It protect the internal structure of the eye to maintain the shape of the eyeball, to provide attachment to the eye muscle. Now comes to cornea. Cornea क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन होता है स्क्लेरा का। ये 1/6 ट्रांसपेरेंट जो 1/6 पार्ट होता है वो कवर करता है। ठीक है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ओके, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके, सो द रिमेनिंग 1/6 पार्ट जो होता है वो क्या कवर करता है? कॉर्निया। इसके फंक्शन क्या होते हैं? कॉर्निया अलाउ करता है जो लाइट है वो आंखों में एंटर होती है, उसी से तो इमेज बनती है। तो इट अलाउ द लाइट टू पास और एंटर इन द आई। इट प्लेज अ मेजर रोल इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, बेंडिंग और रिफ्रैक्टिंग लाइट रेस। ओके, तो इन्वर्टेड इमेज रेटिना में बनती है, फिर रेटिना से ब्रेन में जाती है। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कॉर्निया का होता है। एक्टिंग ऑन द फर्स्ट मेजर रिफ्रैक्शन सरफेस ऑफ द आई। ये पहली इमेज मतलब पहली रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है आई आंखों की। अब कॉर्निया के पीछे एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं हम एक्विस ह्यूमर। ये भी याद रखना है आपको। ये मेंटेन रखता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और नरिशेस करता है कॉर्निया को और लेंस। तो अब हम मिडिल लेयर पर आते हैं। मिडिल लेयर को कोराइड बोलते हैं या फिर वस्कुलर लेयर बोलते हैं या द ऊविया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वस्कुलर लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, रेटिना को एब्जॉर्ब करती है एक्सेस लाइट और प्रिवेंट करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन से, सपोर्ट करती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेटिनल सेल्स। This layer also give rise to the important structures such as iris. Now what is iris? We will discuss it. Iris होता है एक सर्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर जो कि लेंस के फ्रंट में होता है। ये कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी आंखों का कलर्ड पार्ट है वही आइरिस होता है। आइरिस डिटरमाइन करता है आंखों का कलर एक इंडिविजुअल के, जैसे ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउनिश कलर। ओके, तो मिक्स ऑफ द कलर्स ये आइरिस की वजह से होता है। द मेन फंक्शन क्या होता है आइरिस का? ये कंट्रोल करती है प्यूपिल के डायामीटर को, कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करती है। टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब ये भी रेगुलेट करेगी कि कितना अमाउंट है जो लाइट का वो आईज में आ रहा है, और लाइट के एंट्री को कंट्रोल करती है। द मसल ऑफ दिस आई आस्क आर। अब हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आइरिस का मसल होता है वो सबसे एक्टिव मसल होता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लाइट से एडजस्ट करता है। ठीक है, अब आइरिस गोल होती है, उसके बीच में प्यूपिल होता है। ठीक है, तो मैं दो आपको दिखाने के लिए, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि प्यूपिल का साइज बहुत स्मॉल होता है और कभी कभी प्यूपिल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कभी स्मॉल होता है कभी बड़ा होता है। तो ये जो स्मॉल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है या फिर जो एडजस्टमेंट है, ये कौन करता है? आइरिस। ठीक है, आइरिस ये वाला पार्ट है और प्यूपिल ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब प्यूपिल देखते हैं। द प्यूपिल इज एन ओपनिंग। ये एक ओपनिंग है या फिर ओरिफेस भी बोल सकते हैं, जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है आइरिस के। ये ब्लैक नजर आता है बिकॉज ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई इज ऑब्जॉर्ब, क्योंकि जो आंखों में जो रोशनी पड़ रही है वो एब्जॉर्ब होती है। द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। द फंक्शन क्या है प्यूपिल का? इट एडजस्ट इट्स साइज अंडर द कंट्रोल ऑफ द आइरिस मसल डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी। Ciliary body lies between the iris and the choroid.
क्या फंक्शन होता है सिलियरी बॉडी का? ये सेक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, अटैच ऑफ सिलियरी मसल टू द लेंस, अटैच करती है सिलियरी मसल को लेंस से। सिलियरी मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस, लेंस का शेप भी बदलता है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिलियरी मसल। लेंस एंड अकोमोडेशन, द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर पोजिशन बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के पीछे क्या होता है? लेंस होता है, इसकी पोजिशन फिक्स होती है, लेकिन इसका जो फोकल लेंथ है वो एडजस्टेबल होता है। The process of adjusting the focal length of the lens by thickening और thinning, अब क्या लेंस किस तरह अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है? थिकनिंग और थिनिंग के प्रोसेस से, जिसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। द एडजस्टमेंट इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल। फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, 1.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होता है ह्यूमन आई का, याद रखना है। थर्ड जो लेयर है वो है हमारी इनर लेयर, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। ये इनर से मतलब क्या है कि ये आंखों की सबसे अंदर वाली लेयर है। ये हो गई हमारी बाहर की लेयर, फिर ये मिडल लेयर, फिर ये इनर लेयर, उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेंस होता है आगे, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब पीछे है एथर, पीछे, और यहाँ पर स्क्लेरा हो गया पूरा। अब ये है आपका रेटिना, ये पीछे बैक साइड। ठीक है, और आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी इसी रेटिना में होता है, ये बिल्कुल बैक साइड होता है रेटिना। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व्स डायरेक्ट ब्रेन में जाती हैं। ओके, द रेटिना इज द इनर मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द आई, ये आंखों की बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इट ऑल्सो रिफर्ड टू एज द विजन बोर्ड ऑफ द आई। द रेटिना इज कम्पोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल, रेटिना में 3 तरह के नर्व सेल्स होते हैं, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर, 3 नर्व सेल्स याद रखना है आपको, 3। आप नंबर भी याद रख सकते हो और इनके नाम भी याद रख लो। द रेटिना इज द इनर मोस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट, बेसिकली ये लाइट से बहुत सेंसिटिव होती है, ये इनर पार्ट होता है। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये ब्रेन से कनेक्ट होती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन रॉड्स एंड कोन्स। अब हम पढ़ते हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स, कोन्स क्या हैं। ठीक है, रॉड सेल्स वो होते हैं जो कि डिम लाइट में विजन देने में हेल्प करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कोन शेप बेसिकली हमें कलर विजन देते हैं। रेटिना का फंक्शन क्या होता है? अब रेटिना एक वो जगह है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। यहाँ जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। रेटिना वर्क लाइक द फिल्म एंड कर्टन ऑफ अ कैमरा वेयर द इमेज इज कैप्चर्ड, मतलब वहाँ किस तरह रेटिना काम करता है? एक फिल्म की तरह, एक पर्दे की तरह कैमरा के, जहाँ पर इमेज कैप्चर होती है और उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र होती है? ब्रेन में। अब जो हमने 2 बात की फोटो रिसेप्टर सेल्स की, हम उनको देखते हैं थोड़े, और मतलब उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उन्हें पढ़ते हैं। तो 2 तरह की फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होता है और एक कोन सेल्स होता है। रॉड सेल्स बहुत सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जब डिम लाइट में या अंधेरे में आप देख पाते हैं तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉड सेल्स। इसके फंक्शन क्या होता है? ये एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं डिम लाइट में या फिर डार्कनेस में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट विजन के लिए या फिर ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए। ये हेल्प करते हैं डिटेक्टिंग मूवमेंट एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट ओवर अ वाइड विजुअल फील्ड, और ये कलर विजन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इनमें पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, तो याद रखना है रॉड सेल्स रोडोप्सिन, और उसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं उस पिगमेंट को। रोडोप्सिन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है लो इल्यूमिनेशन में, इनिशिएट करता है नर्व इम्पल्स अंडर द डिम लाइट। स्पेशल अडेप्टेशन, फॉर एग्जांपल आउल जो होता है, ऐसे बर्ड्स जो रात में देख पाते हैं या ऐसे एनिमल्स जो रात में देख पाते हैं, उनमें रॉड सेल्स ज़्यादा रिच होते हैं उनके रेटिना में। ठीक है, इसीलिए वो एफिशिएंटली रात में देख पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सेल्स। कौन सेल्स या कौन सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ये वो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हो, ये वो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि हमें दिन में विजन दिखाते हैं और कलर्स बताते हैं। ठीक है, कलर्स को आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करते हैं, कलर परसेप्शन देते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये ब्राइट लाइट में बेस्ट काम करते हैं, दे प्रोवाइड शार्प विजुअल एक्विटी, और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज फाइन डिटेल्स एंड कलर्स। पिगमेंट इन कोन सेल्स में कौन सा पिगमेंट होता है? अडोप्सिन, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, याद रखना है आपने। आयोडोप्सिन पिगमेंट बहुत सेंसिटिव होता है डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, लाइट की जितनी वेवलेंथ्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली।
ये हेल्प करता है कलर को डिस्क्रिमिनेट करने में। एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कलर्स, मतलब हर कलर के लिए अलग टाइप के सेल्स होते हैं। वो भी अभी हम जब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। सो आइडॉप्सिन इनेबल करता है आँखों को कि वो परसीव करें कलर को एक्यूरेटली। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। ये दोनों ही जो है वो बैक मतलब इनर लेयर में होता है, जो रेटिना है रेटिना पर होता है। अब मैंने एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। ओके जी, तो हमने देखा ये लेंस है, फिर ये मिडिल पार्ट आ गया, और ये बैक में है रेटिना। ठीक है, फिर ये ऑप्टिक नर्व्स, ये है रेटिना। अब यहाँ पर एक स्पॉट होता है येलो स्पॉट या मैक्यूला भी बोलते हैं उसे। येलो स्पॉट ये एक ओवल शेप स्पॉट होता है जो कि सेंटर में होता है, रेटिना के सेंटर में होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये मैक्सिमम विजुअल एक्विटी रीजन होता है ओके और ये कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स, यानी कि जब ये अच्छा कंसंट्रेशन कोन सेल्स का है तो यहाँ इमेज भी एक परफेक्ट इमेज बनती है, एक डिटेल्ड इमेज बनती है, क्लियर शार्प एंड डिटेल इमेज फॉर्म होती है। The central part of the macula, also called as fovea, is responsible for the clearest vision. Now blind spot. The blind spot also known as the optic disc in the point of on the retina. ये वो पॉइंट होता है रेटिना का जहाँ पर कोई ऑप्टिक, जहाँ बेसिकली जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो एग्जिट करती है। अब जो ये वाला पार्ट, जैसे ऑप्टिक नर्व जहाँ से एग्जिट करती है, ये वो पार्ट है। ना तो यहाँ पे कोन सेल्स होते हैं, ना रॉड सेल्स होते हैं, ना रॉड और कोन सेल्स दोनों नहीं होते, तो यहाँ पे इमेज ही नहीं बनती इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको इनसेंसिटिव टू लाइट कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये कौन सा पाथवे है या फिर वो ऑप्टिक नर्व, ये सब चीज़ें क्या हम बोल रहे थे कि वो ब्रेन तक लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व क्या है। तो बेसिकली ऑप्टिक नर्व्स कुछ नर्व्स होती हैं जो कि रेटिना में जो इमेज बनी है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में लेके जाती हैं। अब इसमें कौन से जो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव, वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो ह्यूमन आई में होते हैं, वो होता है रेटिनल, एल्डिहाइड और विटामिन ए। दीज इम्पल्सेस आर इंटरप्रेटेड इन द विजुअल कॉर्टेक्स वेयर द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पास्ट मेमोरी एक्सपीरियंसेस। अब हम देखते हैं विजुअल हैंडीकैप क्या है मेडिकल टर्म में। मेडिकल और लीगल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग विजुअल हैंडीकैप पर्सन इज वन हु एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस ऑफ विजन। उसे लिमिटेशन होगी विजन में, और कब, जब उसको करेक्टिव लेंसेज भी दे दिए जाएंगे। इट इंक्लूड्स अ कंडीशन सच एज टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट परसेप्शन, रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी, लिमिटेशन ऑफ द विजुअल फील्ड। हैंडीकैप का क्राइटेरिया क्या है? हैंडीकैप का क्राइटेरिया जितने भी अभी RPWD एक्ट में पढ़े हैं वो तो है ही, और भी हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो भाई टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट होगा, मतलब उनकी आंखों में रोशनी पड़ेगी लेकिन वो उसको रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी लेवल पर। जो तीनों हमने इनर, आउटर और मिडिल लेयर पढ़ी, किसी भी लेयर में कोई भी अगर परेशानी होती है आंखों में तो ऑब्वियसली बात है रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो विजुअल एक्विटी इनकी नॉट एक्सीडिंग लेस देन 20/200 विद द करेक्टिव लेंस, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, रेस्ट्रिक्टिंग नॉर्मल विजुअल फंक्शनिंग। नॉर्मल विजुअल फील्ड क्या होती है? एक इंसान 180 डिग्री तक अप्रॉक्सीमेटली देखता है। कैसे? अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सिर को बिल्कुल सीधा रखिए और अपना सिर ना हिलाकर आप अपने राइट में देखिए और आप अपने लेफ्ट में देखिए, तो आप एक स्ट्रेट, एक 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री ये होता है ना स्ट्रेट। यहाँ पर एंगल है, यहाँ आप बैठे हैं तो आप इधर भी देख पा रहे हैं और आप इधर भी देख पा रहे हैं बिना अपने हेड को मूव किए हुए। क्लियर इमेज आपके सामने बनती है, और साइड की जो इमेज होती है वो थोड़ी ब्लरी होती है या अनक्लियर होती है। यहाँ पर ये जो क्लियर इमेज यहाँ बन रही है, यहीं पर वो येलो स्पॉट होगा। आप समझो जो क्लियर इमेज बना रहा है वो येलो स्पॉट की वजह से बन रहा है, बाकी ब्लरी होता है। अब ये 180 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली एक नॉर्मल पर्सन की जो विजुअल फील्ड है, मतलब जो देखने का दायरा है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दिस वाइड विजुअल फील्ड अलाउ अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम साइड टू साइड। अब ये विजुअल फील्ड क्यों ज़रूरी होता है? साइड टू साइड के एक आपको अवेयरनेस मिलती है विदाउट मूविंग द हेड। लीगल ब्लाइंडनेस। नाउ व्हाट इज लीगल ब्लाइंडनेस? इज व्हेन द विजुअल एक्विटी ऑफ 6/60 और लेस इन द बेटर आई विद करेक्शन और सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ विजुअल फील्ड। ठीक है,
सारी जो भी आप डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनमें सेम ही बात है। अगर आप इन्हें डिवाइड करके देखोगे ना तो एक 1/4 को कुछ स्ट्रक्चर सा बनकर आता है। तो आप इनको सबको RPWD एक्ट, PWD एक्ट और WHO में जो भी बोला गया है आप उसको इनकी जो ऑब्लिक में नंबर्स दिए गए विजुअल एक्टिविटी और स्नेल चार्ट के अकॉर्डिंग उसको लिखो तो समझ पाओगे। पार्शियल ब्लाइंडनेस और लो विजन। पार्शियल ब्लाइंडनेस जनरली डिस्क्राइब करता है जब विजुअल एक्टिविटी 20/70 से कम हो या फिर उसके अराउंड हो। Low vision refer to the visual acuity of 6/18 or less even after the better correction, where the individual can still use vision for functional tasks with assistance. People with low vision may still perceive light, दिख सकती है उन्हें कलर दिखता है, मूवमेंट वो समझ जाते हैं, शेप्स एनालाइज कर सकते हैं, साइज और डायमेंशंस। अब हम देखते हैं विजुअल परसेप्शन ऑफ द ब्रेन। विजुअल परसेप्शन इज कैरीड आउट बाय द ब्रेन इन द ब्रेन में होता है ऑसिपिटल लोब की वजह से। ऑसिपिटल लोब इंटरप्रेट करता है, अब जो नर्व्स गई हैं रेटिना के थ्रू ये उनको इन्वर्टेड इमेज में जो इन्वर्टेड इमेज आई थी उनको कन्वर्ट करके एक क्लियर इमेज बनाता है, एक मीनिंगफुल विजुअल इमेज बनाता है ऑसिपिटल लोब। Important of eye, the eyes are the most significant sense of organ understanding the external world। अब ये भी आपने ध्यान रखना है 83% ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चे अपने विजन के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, दिस हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ विजन इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये जो 6 मसल्स के बारे में मैंने बात की थी वो कौन से हैं, वो ये हैं 6 मसल्स हमने बात की थी ना, वो कौन से 6, वो कितने मसल्स होते हैं। PYQ में सवाल आया था कि हाउ मेनी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई और कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। सो द आंसर इज 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स। ये कौन से हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। ये मसल अलाउ करते हैं एक स्मूथ मूवमेंट के लिए। विजन एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। अमंग द 5 सेंसेस विजन प्ले अ वेरी मेजर रोल, ओके, क्रूशियल रोल, क्योंकि ये हमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। स्पेशल क्या होती है कि किस चीज़ की डिस्टेंस कितना है, सीढ़ियाँ जब चढ़ते उतरते हैं तो हमें बिना नापे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका इतना डिस्टेंस हो सकता है, मुझे अपने पैरों को इस तरह रखना है। ठीक है, आप अगर आपने पत्थर देखा है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं इसको कितना चढ़ सकता हूँ, तो एक डेप्थ, डिस्टेंस और पोजीशन पता चलती है। तो विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, जो आपको डिस्टेंस, डेप्थ और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से एनालाइज कर पा सके। ठीक है, आपने पता होता है जब आप कप रख रहे हो टेबल पर तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी ज़ोर से वो कप रखना है या कब वो जाकर उस टेबल पर टच होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है, विजन की वजह से। तो अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, डेवलपिंग स्पेशल इमेजरी और रिसीविंग डिस्टेंस, डेप्थ, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कलर परसेप्शन बच्चों में क्या होता है, रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि जो बच्चे हैं वो डेवलप कर लेते हैं 4 मंथ तक कलर को अच्छी तरह परसीव करना। शुरू के 2 महीने तो वो ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं, या शायद 1 महीना। सो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे एक पर्सन मैच्योर होता है उसका विजुअल सिस्टम भी मैच्योर होता है। अब इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, कौन सा अब विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है जिसका विजन सही से काम नहीं कर रहा और वो इम्पेयर्ड हो गया है, तो उसके लिए क्या, कौन सा सेंस सबसे अच्छा काम करेगा। कई सेंसेस हो सकते हैं जिसमें से काइनेस्थेटिक सेंसेस जो हैं जो सबसे अच्छे काम मतलब उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसका बॉडी मूवमेंट अंडरस्टैंड कर पाएगा, वो उसकी वजह से डिटेक्ट कर पाएगा एलिवेशन और unevenness of the road surface, maintaining balance and orientation during mobility. Refraction of light, विजुअल बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से सेंसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक इम्पॉर्टेंट सेंस की बात की जाए, ये PYQ के अकॉर्डिंगली मैंने बनाया तो इसीलिए आपको ये चंक्स में दिख रहा होगा, क्योंकि मेन कंटेंट हमने शुरू कवर किया है। उसके बाद मैं चाह रही थी कि जो भी PYQ से रिलेटेड सवाल हैं और जो टॉपिक्स हैं उन्हें एक तरफ ला के रख दूँ, तो ये इसलिए थोड़ा थोड़ा चंक्स में है। ठीक है, तो आपने याद रखना है काइनेस्थेटिक सेंसेस जो होते हैं वो उनके लिए, उन विजुअल इम्पेयर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द, हमने शुरू में पढ़ा था ना, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज व्हेन दे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। In the eye, refraction occur mainly in the cornea and lens. The bending of the light help in focusing image on the retina. तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन।
कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती हैं, नेम बता रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि एक ब्लाइंड पर्सन को या फिर एक लो विजन पर्सन को असिस्ट करे ताकि वो अपनी डेली लाइफ को या अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को ईजीली कर सकें। तो मेजर असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो एक पर्सन विद ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयरमेंट को इनेबल करते हैं ताकि वो एक डिजिटल कंटेंट का एक्सेस कर पाएँ, वो है स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर क्या होते हैं, ये टेक्स्ट को रीड करते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। कन्वर्ट करते हैं इन टेक्स्ट को स्पीचेस में यूजिंग स्पीच सिंथेसाइजर, अलाउ इंडिपेंडेंट एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब कुछ एक डिफेक्ट्स देखते हैं हम आई के, या फिर कोई कंडीशन या प्रॉब्लम्स जो आईज में होती हैं उसमें उसमें डिफेक्ट आते हैं, कुछ कंडीशंस आएंगी और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एरर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, विजुअल डिफेक्ट अकर व्हेन द लाइट रे। अब ये डिफेक्ट क्यों होते हैं, जब जो लाइट रे है वो आँख में एंटर हो रही है लेकिन फोकस नहीं कर पाई रेटिना पर। इसकी वजह से इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, स्ट्रक्चरल लेवल पर कोई परेशानी है, मस्कुलर या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आँख की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मायोपिया। मायोपिया होती है शॉर्ट साइडेडनेस या फिर नियर साइडेडनेस, यानी कि आप पास का तो सही से देख पाते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते। ये दोनों जो इसके हैं वो नाम याद रखना है आपको, शॉर्ट एंड नियर। इसमें एक इंसान जो है वो प्रॉपरली देख पाता है नियर ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो सही से नहीं देख पाते, ब्लर ब्लर विजन होता है। इस कंडीशन को नियर साइडेडनेस भी बोलते हैं। इसका कॉज क्या हो सकता है, प्रोट्रूजन और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल कॉजिंग द इमेज टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। Excessive curvature of the cornea or the lens increase the refractive power of the eye. As a result, distant object appeared blurred. दूर की जो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लर नज़र आती हैं। तो आपने जो स्टार किया है मैंने इन्हें याद रखना है। करेक्शन ऑफ द मायोपिया, कॉन्केव लेंस की वजह से इसका करेक्शन, मतलब जब किसी को मायोपिया होता है तो उसे कॉन्केव लेंस लगाया जाता है, विच हेल्प इन डाइवर्जिंग लाइट सो दैट दे फोकस प्रॉपरली ऑन द रेटिना। सेंट्रल मायोपिया क्या होता है, सेंट्रल मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है विजन का वो अफेक्ट होता है, विजुअल फील्ड का एक ब्लाइंड या फिर एक ब्लर्ड स्पॉट नजर आता है इन द सेंटर ऑफ द विजन। पेरिफेरल विजन रिमेन रिलेटिवली इंटैक्ट, मतलब साइड का जो विजन है वो इंटैक्ट होता है, लेकिन एक मिडल जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट है विजन फील्ड का वो इससे इफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस द पर्सन सीज ऑब्जेक्ट पार्शियली मिसिंग, या तो वो मिसिंग हो सकते हैं ऑब्जेक्ट या पार्शियली देखता है सेंट्रल एरिया में। अब हम पढ़ते हैं हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो पास के ऑब्जेक्ट को तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर तो दिख रहा है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख पाता। कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं नियर ऑब्जेक्ट्स उनको सही नहीं दिख पाता। आपने याद रखना है लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है। और दोनों में मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, इनसफिशिएंट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और लेंस। इन दिस कंडीशन इमेज आर फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। करेक्शन ऑफ हाइपरोपिया, हाइपरोपिया इज करेक्टिव यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट लेंस, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट लेंस, विच हेल्प्स इन कन्वर्ज लाइट इनटू द रेटिना। अब हम देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें इरेगुलर कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का। इसमें बेसिकली ना तो पास का जो है वो भी और फार साइडेड, मतलब बोथ नियर एंड फार डिस्टेंस जो होते हैं वो ब्लर नज़र आते हैं। इसमें मल्टीपल फोकल लेंथ हो जाते हैं, लाइन में अपेयर्ड स्लैंटेड और स्ट्रेच्ड। करेक्शन कैसे हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म को, यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब चश्मे पर सिलेंड्रिकल लेंस, चश्मा जो बनेगा वो सिलेंड्रिकल लेंस का बनेगा ताकि वो कंपनसेट कर सके अनइवन कर्वेचर को। प्रिस्बायोपिया, प्रिस्बायोपिया एक एज रिलेटेड विजुअल डिफेक्ट होता है जिसमें ग्रेजुअली जो आई है वो ग्रेजुअली लूज करती है अपनी एबिलिटी कि वो पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर पाए। ये आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स होता है, कॉज बाय लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आई लेंस। द सिलियरी मसल बिकम वीक, सिलियरी, ये बेसिकली एज वाइज होता है, एज के अकॉर्डिंगली होता है, जिस तरह एज होती रहती है इंडिविजुअल एज होता है तो प्रेसबायोपिया होता है। तो आपको कुछ जो है वो विदाउट एज के रिलेटेड है, कुछ एज रिलेटेड है, याद रखना है। नियर विजन बिकम डिफिकल्ट, प्रेसबायोपिया ऑफन शो कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरोपिया, मतलब एक पर्सन को ये दोनों कंडीशन साथ हो सकती हैं। करेक्शन कैसे हो सकता है, बाय फोकल लेंस की वजह से और प्रोग्रेसिव लेंस की वजह से।
स्टारबिज्मस या फिर स्क्विंट आई और क्रॉस आई। स्टारबिज्मस इज अ कंडीशन इन विच बोथ आई डू नॉट फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों आंखें जो हैं बच्चे की वो साइमल्टेनियसली एक ही जगह फोकस नहीं कर पाती हैं। स्क्विंट होता है या फिर इधर उधर फोकस होता है उनका, या तो वो इनवर्ड हो सकता है फोकस, या फिर आउटवर्ड हो सकता है, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड, या अलग अलग तरीके से। मतलब एक बच्चा आउटवर्ड हो सकता है, दोनों आंखें बाहरी तरफ पर फोकस रखेंगी, या दोनों आंखें अंदरूनी तरफ पर फोकस रखेंगी। इफेक्ट देखते हैं हम। पुअर डेप्थ परसेप्शन, डबल विजन, आई स्ट्रेन। ओके, नाउ कम टू कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लाउडीनेस हो जाती है लेंसेज पर। लेंस बेसिकली क्लाउडी हो जाते हैं। इसके कॉजेज होते हैं एजिंग, इंजरी, डायबिटीज, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट। एज फैक्टर कॉमन इन ओल्डर अडल्ट बट मे अकर इन चिल्ड्रन। कंजेनाइटल कैटरैक्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्लाउडी लेंस को रिमूव किया जाता है, नया लेंस से रिप्लेस किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस। नाउ कम टू ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो कहाँ होता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर मिडिल पार्ट में, तो ये बढ़ जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिफर टू द प्रेशर exerted by the fluid inside the eye. When this fluid fails to drain properly, pressure build up. मतलब जब ये फ्लूइड ड्रेन नहीं होता सही से तो प्रेशर बढ़ जाता है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये डैमेज करती है ऑप्टिक नर्व को। ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड। अगर नहीं ट्रीट हुआ तो परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या होता है? ये एक हेरिडिटी आई डिसऑर्डर होता है। इन्वॉल्व ग्रेजुअल डिजेनरेशन ऑफ द रेटिना। इसमें धीरे धीरे रेटिना डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। कैरेक्टराइज किस तरह कर सकते हैं हम इसे? डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट, मतलब डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है या डिफिकल्टी होती है। प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ द विजुअल फील्ड, धीरे धीरे जो विजुअल फील्ड है वो कम होने लग जाती है। इवेंचुअली लॉस ऑफ विजन। देर इज नो परमानेंट क्योर, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और सपोर्ट की वजह से जो डिजनरेशन है रेटिना का वो स्लो किया जा सकता है। कोलोबोमा एक कंजेनाइटल कंडीशन है जो कि बर्थ से प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ रेटिना। अब यहाँ पे रेटिनल या फिर ऑक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है, तो बेसिकली लाइट तो एंटर करेगी लेकिन रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, तो ऑप्टिक नर्व पे नहीं जा पाएगा। में अफेक्ट सेंट्रल और पेरिफेरल विजन। सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों विजन्स को अफेक्ट कर सकता है। कैन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड विजुअल एक्विटी और विजुअल फील्ड लॉस। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, प्रीवियसली कॉल्ड एज रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया। आपको दोनों टर्म याद कर लेनी है, ठीक है। रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लासिया और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। This condition occur in premature infant due to administration of high level of oxygen. इसका क्या इफेक्ट होता है? abnormal blood vessel growth, formation of scar tissue behind the lens may lead to visual impairment और total blindness। मतलब जो एक्सेस या फिर एक्सेस लेवल ऑफ ऑक्सीजन दिया है उसकी वजह से अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाते हैं, स्कार टिश्यू हो जाता है लेंस के पीछे, और बेसिकली टोटल ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज जब होती है जब बहुत एक लंबे समय तक कोई इंसान डायबिटीज का शिकार हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डैमेज टू रेटिनल ब्लड वेसल्स, लीकेज और ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, ग्रेजुअल विजन लॉस। मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? शुगर कंट्रोल करके, लेजर थेरेपी से, और मेडिकल मॉनिटरिंग। अब निस्टैग्मस एक मस्कुलर डिफेक्ट है आई इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? इनवॉलेंट्रीली मूवमेंट होता है बेसिकली यहाँ पर आंखों का, याद रखना है। ये निस्टैग्मस एस्टिग्मेटिज्म कंफ्यूज कर देते हैं ये दोनों टर्म्स, ऐसा लगता है कि ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। निस्टैग्मस में क्या होता है? रैपिड या इनवॉलेंट्रीली साइड टू साइड आई मूवमेंट। इसका इफेक्ट क्या होता है? डिफिकल्टी इन फोकसिंग, ब्लर्ड विजन, डिजीनेस एंड नोजिया। हाँ जी, ओ गॉड, ये क्या है? एम्ब्लायोपिया। हाँ जी, तो इसके नामों में बहुत दिक्कत होती है। एम्ब्लायोपिया को हम लेजी आई भी बोलते हैं। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वन आई हैज़ रिड्यूस्ड विजन ड्यू टू द मसल बैलेंस। मतलब इसमें दोनों आई ठीक हैं लेकिन
एक आँख का जो मसल्स है वो या तो कमज़ोर है या वीक है, जिसकी वजह से एक दूसरी आँख जो है उसका भी जो विजन होता है वो कम हो जाता है। द ब्रेन सप्रेस द इमेज फ्रॉम द वीकर आई, दिस लीड टू फंक्शनल ब्लाइंडनेस ऑफ द अनयूज्ड आई इफ अनट्रीटेड। डिफेक्ट ऑफ मतलब एक आँख लेजी आई क्या होती है कि वो दो आंखें होती हैं इंसान की, दोनों में से एक आँख में लेजी आई या अम्बलायोपिया का इशू हो सकता है, मसल वीक हो सकते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है ना वो वीक आई के इमेज को फॉर्म ही नहीं होने देता, वो जो एक आई ठीक है उसी से ज़्यादातर इमेज बनवाता है। तो अनयूज़ की वजह से, क्योंकि किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो ब्लाइंडनेस या फिर विजन से हैम्पर हो सकता है और एक फंक्शनल ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो। डिफेक्ट ऑफ पेरिफेरल विजन, इन दिस डिफेक्ट अभी हमने पढ़ा था ना, एक सेंट्रल विजन होता है और एक पेरिफेरल विजन होता है। 180 डिग्री में इंसान देख पाता है, ये सेंट्रल विजन है, और ये पेरिफेरल मतलब आजू बाजू का विजन। सेंट्रल विजन रिमेन नॉर्मल, पेरिफेरल विजन इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट, या तो वो एब्सेंट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ये पर्सन जो है ये डायरेक्टली देख पाता है, मतलब सीधे सीधे देख पाता है ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस एक वो कंडीशन है जिसमें एक पर्सन दिन में तो ठीक देखता है लेकिन रात में या फिर डिम लाइट में वो नहीं देख पाता। अब यहाँ एक सवाल आपके लिए, डिम लाइट में किसकी वजह से, आंसर इसी में ही लिखा है, लेकिन कौन से सेल्स जो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें बताना कमेंट में। कॉज, द मोस्ट कॉमन कॉज इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ब्लर्ड विजन एंड इट्स ट्रीटमेंट, ब्लर्ड विजन रिफर टू लैक ऑफ शार्पनेस इन द विजन, मतलब आपको ब्लर्ड विजन नजर आ रहा है। कॉजेज, रिफ्रैक्टिव कॉजेज हो सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, आंख बहुत थक गई, आई स्ट्रेन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? करेक्टिव लेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट और लाजिक सर्जरी सुटेबल इन दिस केस। ये आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इसको पिंक आई भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन होती है, जो कंजक्टिवाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिव्स में। इसके सिम्टम्स क्या होता है? रेडनेस ऑफ आई, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, वाटरी और स्टिकी डिस्चार्ज। कॉर्नियल डिजीज, कॉर्नियल डिजीज इन्वॉल्व डैमेज और abnormal शेप ऑफ द कॉर्निया, अफेक्ट बल्जिंग आउटवर्ड, डिस्टॉर्टेड विजन। ट्रीटमेंट करेक्टिव लेंस, लेजिक थेरेपी विच रिशेप द कॉर्निया। रेटिनल डिजीज में वही जो हमने डिजीजेस पढ़ी हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। इसकी वजह से जो विजन है वो इम्पेयर हो जाता है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस आई डिजीज है जो कि बैक्टीरियल की वजह से होती है। इसका इफेक्ट क्या होता है? रिपीटेड इन्फेक्शन लीड्स टू स्कारिंग, कैन कॉज ब्लाइंडनेस इफ अनट्रीटेड। अब देखते हैं लर्नर विद विजुअल इम्पेयर्ड। अब हमने देखे कि क्या क्या विजुअल इम्पेयर्ड क्या होता है, आंखों का फंक्शन क्या होता है, किस तरह आंख काम करती है, और फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब अगर बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर है, उसे किस तरह आप टीच करेंगे? अ लर्नर विद विजुअल इम्पेयरमेंट डिपेंड, अब वो किस पे, अपने एक सेंसेस तो विजुअल सेंस पे डिपेंड होता है एक नॉर्मल इंसान, लेकिन अब क्योंकि विजुअल सेंस नहीं है, विजुअल सेंसरी चैनल्स क्लोज हैं, तो वो अपने बाकी सेंसेस पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है? सबसे पहला ऑडिटरी सेंस, यानी कि सुनकर, अकोस्टिक सेंस भी बोलते हैं इसे। द ऑडिटरी और अकोस्टिक सेंस एक प्राइमरी रोल प्ले करते हैं जहाँ पर बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं वो लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लर्निंग जो है ये मेनली थ्रू लिसनिंग या फिर मतलब बेसिकली सुनकर होती है। टीचर यूज वर्बल इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, ऑडियो मटेरियल का यूज करती है टीचर। फर्स्ट द चाइल्ड इज मेड कॉन्शियस एंड अटेंटिव टू द साउंड, बच्चे को सबसे पहले साउंड से कॉन्शियस या फिर अटेंटिव बनाया जाता है। देन द चाइल्ड लर्न टू रिस्पॉन्ड टू साउंड, उसके बाद बच्चा साउंड पर रिस्पॉन्ड करेगा। रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है और इंटरप्रेट कर पाता है डिफरेंट साउंड्स की मीनिंग को। द सेंस ऑफ ऑडिबिलिटी हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, कंसेप्ट, डायरेक्शन, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। ओके, लर्निंग थ्रू टैक्टाइल सेंस या फिर टच। टैक्टाइल सेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग चैनल फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या लर्नर। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, अब एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, उसकी शेप के बारे में, उसका कैसा टेक्सचर है, उसका साइज कितना है, ये बाय टचिंग बच्चा ऑब्टेन कर सकता है। ब्रेल रीडिंग भी टच के थ्रू होती है। राइटिंग इज बेस्ड एंटायरली ऑन द टैक्टाइल सेंसेस। लर्निंग मटेरियल सच एज रेज्ड
डायग्राम्स, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्ड सरफेस आर यूज्ड, ठीक है। थ्रू टच द चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, छू कर बच्चा फिजिकल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बना सकता है। दिस मेथड, ये जो तरीका है इसको हम टेक्टाइल लर्निंग या टेक्सचुअल लर्निंग बोलते हैं, बाय टच, ठीक है। अगला कौन सा सेंस है? स्मेल, इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री सेंस, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल्स और ऑल फैक्ट्री सेंस हेल्प करता है कि इसमें बच्चा क्या करेगा? स्निफ, सूंघने की कोशिश करेगा ना, स्मेल और स्निफिंग। तो द चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, फूड आइटम्स, प्लेसेस, सिचुएशन बाय देयर स्मेल्स। क्योंकि उनकी विजुअल सेंस काम नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा लो है, तो इनके बाकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो सेंस का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, टच बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। द स्मेल हेल्प इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस और डेली लिविंग स्किल्स। हम हर जगह की एक स्मेल होती है ना, तो हम आंखों से उस जगह को देखते हैं, तो हमारा एक जनरल इंसान का जो जिसकी आंखें हैं सही से काम कर रहा है, उसका विजन वो उस जगह को देख कर पहचानेगा। लेकिन जो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है वो उस जगह को स्मेल करके या फिर स्निफिंग से भी समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिकोगनाइजिंग फूड, फ्लावर, स्मोक और केमिकल थ्रू स्मेल। Thus the sense of smell contribute to understanding surrounding and safety. Sense of smell क्या समझने में मदद करती है? Understand surrounding और अपनी safety. Learning through gustatory sense यानी कि sense of taste. The sense of taste also support learning in children with visual impairment. Learner gain information through tasting different substances. Taste help in identifying food items and developing preferences. It support independent living and self-care skills. अब ये जो शुरू में हमने बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंस होता है काइनेस्थेटिक सेंस, इसमें मूवमेंट एंड बॉडी सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस रिफर टू द इंटरनल परसेप्शन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी मूवमेंट एंड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो मस्कुलर एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट से ये सेंस जो है ये प्रोड्यूस होता है। बेसिकली इंटरनल परसेप्शन डेवलप हो जाता है बच्चों में। लर्नर समझने लग जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को थ्रू मूवमेंट, एक्शन, फिजिकल एक्टिविटीज। इट हेल्प इन डेवलपिंग बॉडी अवेयरनेस, डायरेक्शन, बैलेंस, spatial orientation. Activity like walking, hand movement, object manipulation, physical exercises support learning. This sense help the child connecting learning with real life experiences. अब देखते हैं लर्निंग थ्रू टैक्टाइल या फिर काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंसेस। लर्निंग ऑफन अकर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टच एंड मूवमेंट, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लोरिंग मटेरियल मैनुअली, परफॉर्मिंग एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी हम। हाँ जी, इस पर आ जाइए। ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है? जिससे जो राइटिंग सिस्टम है फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट। ब्रेल इज अ टैक्टाइल रीडिंग और राइटिंग सिस्टम जो कि यूज कौन करता है? विजुअल इम्पेयर पर्सन। इट इनेबल द ब्लाइंड एंड लो विजन लर्नर टू रीड एंड राइट थ्रू रेज डॉट्स दैट आर फेल्ट विद द फिंगर टिप्स। ब्रेल किसने इन्वेंट की थी? लुइस ब्रेल ने, एक फ्रेंच एजुकेटर थे जो कि खुद भी विजुअल इम्पेयर्ड थे। उन्होंने ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था 1824 में। इट वाज बेस्ड ऑन मिलिट्री नाइट राइटिंग कोड कॉल्ड सेनोग्राफी। ब्रेल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड लेटर एज अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ ब्लाइंड रीडर। तो आपने याद रखना है ब्रेल को किसने दिया था? लुई ब्रेल ने, ठीक है। ये फ्रेंच थे, 1824 में इन्वेंट किया था। ये खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। ब्रेल का स्ट्रक्चर में 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स, ठीक है, याद रखना है। दीज डॉट्स आर अरेंज्ड इन 2 वर्टिकल कॉलम्स विथ 3 डॉट्स इन ईच कॉलम, ठीक है। मतलब कि ऐसे होता है ये 1 2 3 1 2, ओहो, ठीक है। तो एक ये ब्रेल का एग्जाम्पल है, आप सबने देखा ही होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये दो कॉलम्स में, दो वर्टिकल कॉलम्स में होता है, 3 डॉट हर कॉलम में होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डॉट्स रिप्रेजेंट लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक सिंबल। ओके, इन 6 डॉटों से 63 डिफरेंट सिंबल्स बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इंडियन ब्रेल, इंडिया ब्रेल या फिर भारतीय ब्रेल। इंडिया यूजेस अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रेल नोन एज भारतीय ब्रेल. Bharatiya Braille was developed in India, standardized in 1951, developed under the guidance of Government of India. It is designed to represent Indian language, including Hindi, Bengali,
Tamil, Telugu, Urdu and others. Bharatiya Braille follow a uniform pattern, making it easier for learner to switch between Indian languages. Now writing and reading Braille किस तरह से लिखते हैं और किस तरह लिखी जाती है, देखो Braille is written from right to left, मतलब right to left लिखी जाती है, और it is read from left to right. अब हम टूल्स देखते हैं, ये भी अगेन क्वेश्चन आया है। ब्रेल स्लेट होती है और स्टाइलस होता है जिससे ब्रेल लिखी जाती है। मैनुअल मेथड होता है ये राइटिंग का। स्टाइलस पंचेस डॉट्स इनटू थिक पेपर प्लेस्ड ऑन द स्लेट। नाउ ब्रेलर, ये एक मैकेनिकल ब्रेलर टाइपराइटर होता है जो कि थोड़ा फास्ट होता है और मोर एफिशिएंट होता है स्लेट और स्टाइलस से। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एड्स जो कि विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन को ज़रूरी होते हैं। लॉन्ग केन या फिर वाइट केन is used by person with visual impaired for orientation, safe mobility and detection obstacles. अब अगर एक व्हील चेयर, एक केन और एक हेयरिंग एड, ये आपके पास ऑप्शन में आता है और पूछा जाता है कि विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या ज़रूरी होगा या फिर कौन सा उनका मोबिलिटी के लिए एड होता है, तो आपने लॉन्ग केन या फिर वाइट केन पर ध्यान रखना है। और व्हील चेयर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए होगा, कोई भी हेयरिंग एड हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए होगा। इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से रिलेटेड है? वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर, वर्ल्ड साइट डे 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर, वर्ल्ड ब्रेल डे याद रखना है, और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। इनिशिएटेड इन द ग्लोबल कैंपेन ऑफ द राइट टू साइट, कौन सा वाला? द वर्ल्ड साइट डे ऑन द 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर। वाइट केन डे 15 अक्टूबर। कलर ऑफ लाइट, एडिटिव कलर, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, तो उसको पहले समझने के लिए हम कलर्स को समझ लेते हैं। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं 3, रेड ग्रीन ब्लू। ये कलर जब मिक्स होते हैं, रेड ग्रीन में मिक्स होता है तो येलो बनाते हैं, रेड ब्लू में मिक्स होता है तो मजेंटा बनाएगा, ग्रीन ब्लू मिक्स तो काइन बनाएंगे, और रेड ग्रीन और ब्लू मिक्स होके वाइट लाइट बनाते हैं। ये सिस्टम यूज़ होता है टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रोजेक्टर्स पर। कलर ऑफ पिगमेंट, सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग, किस तरह होता है ये? पिगमेंट्स and printed ink work on the subtractive color system. Primary color of the pigment cyan, magenta or yellow. When pigment are mixed, they absorb certain wavelength of the light and reflect others. This system is used in printing, painting, color printing. ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्यूस ह्यूमर जो होता है, अभी हमने बात की थी ना, एक्यूस ह्यूमर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.33 होता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो विद कलर ब्लाइंडनेस वो कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता या उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, कुछ कलर्स को वो उस तरह परसीव नहीं कर पाता जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल विजन वाला इंडिविजुअल कर पाता है। इट डज नॉट मीन टोटल, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान में टोटल विजन लॉस है या फिर टोटल ब्लाइंडनेस है, बट कलर का परसेप्शन सही नहीं है उसमें। अब कलर्स के लिए हमने पढ़ा था ना, फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होते हैं, रॉड और कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रॉड सेल लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ये डिम लाइट में काम करते हैं, इनमें कलर डिटेक्शन नहीं होता, लेकिन कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए, ब्राइट लाइट में काम करते हैं और कंसेंट्रेटेड होते हैं मेनली इन द मक्यूला। ये अब हम जो कौन सेल्स की बात कर रहे हैं, ये 3 तरह के होते हैं और ये अलग अलग वेवलेंथ से सेंसिटिव होते हैं। रेड कोन्स लॉन्ग वेवलेंथ, ग्रीन कोन्स मीडियम वेवलेंथ और ब्लू कोन्स शॉर्ट वेवलेंथ. The brain combines signals from these cones to produce normal color perception. अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। क्या कलर ब्लाइंडनेस का कॉज हो सकता है? ये बेसिकली अगर होते हैं जब एक या फिर एक से ज़्यादा कॉन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट हों, या फिर वो कॉन सेल्स सही से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हों, या फिर कॉन पिगमेंट अबनॉर्मल हों। ठीक है, इसकी वजह से जो सिवियरिटी होती है वो कलर ब्लाइंडनेस की 3 प्रकार की हो सकती है। मिल्ड कलर ब्लाइंडनेस, सीवियर कलर ब्लाइंडनेस या फिर टोटल कलर ब्लाइंडनेस। मिल्ड कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो सारे 3 कोन्स जो हैं हमारे, अभी हमने पढ़ा है ना 3 कोन्स है, वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनमें से एक कोन सही से फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर, मतलब जो जितना नॉर्मल लेवल पर उसे फंक्शन करना चाहिए वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सीवियर कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? इसमें एक या एक से ज़्यादा कोन एब्सेंट होते हैं, बेसिकली वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, ऑल 3 कोन्स आर प्रेजेंट और वो फंक्शन नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल होते हैं। द वर्ल्ड अपेयर इन द शेड्स ऑफ ग्रे, उनके लिए दुनिया जो वर्ल्ड है वो किस तरह नज़र आती है? ग्रे, मतलब विदाउट एनी कलर।
कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली अफेक्ट बोथ आई इक्वली, ये दोनों आंखों को इक्वली अफेक्ट कर। अब हम कॉजेज देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। हेरिडिटरी कॉज हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आई डिजीजेस सच एस कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनल डिजीजेस और ऑप्टिकल नर्व डैमेज। सिस्टमिक डिजीजेस सच एस डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर कोई वस्कुलर डिजीज़ है। ब्रेन इंजरी, डैमेज टू विजुअल पाथवे और ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ऑसिपिटल लोब क्या होता है? एज रिलेटेड चेंजेस, डीजनरेशन ऑफ कोन्स, मतलब कि कोन्स जो हैं वो डीजनरेट हो चुके हैं। एनवायरमेंटल और केमिकल एक्सपोजर such as carbon bisulfate exposure, certain industrial chemicals or some medications. तो अब हम prevalence देखते हैं। About 8 to 12% of male and 2 to 3% of female are affected. ये जो difference है, it is due to the X-linked inheritance. Inheritance किस तरह होता है हम देखते हैं कि ये X-linked recessive disorder होता है। Color blindness is linked to the X-linked. अब अगर मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, मतलब मदर एक कैरियर है, मदर को है नहीं कलर ब्लाइंडनेस है नहीं, बट शी इज़ जस्ट अ कैरियर, तो 50% सन विल, 50% ये है कि जो सन है विल बी कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर विल बी कैरियर्स. If a father is color blind and mother is normal, son will not be affected, all daughter will be carriers. If mother is carrier and father is color blind, 50% सन्स कलर ब्लाइंड होंगे या फिर 50% जो डॉटर होंगी वो कलर ब्लाइंड होंगी. टाइप ऑफ कलर विजन. अब कलर विजन का हम टाइप्स देखते हैं. ट्राइकोमेसी, नॉर्मल कलर विजन, ऑल 3 कोन सेल्स फंक्शन नॉर्मली. पर्सन्स कैन परसीव फुल कलर स्पेक्ट्रम, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल कलर विजन. ठीक है, ट्राइकोमेसी यानी कि तीनों कोन सेल्स हैं. Anomalous trichomacy. All 3 cones are present, but one cone functional abnormally. Person has partial color vision defect. Color appear dull or confused. Dichromacy. One type of cone is completely absent. Person can perceive only 2 primary colors. Protanopia. Protanopia is absence of red cone cells. Red color appear dark or black. Confusion between red and black, red and dark brown, red and green. It is X-linked recessive again. अब ये है ड्यूटेरोनोपिया. yes, absence of green cone cells. इसमें green cone cells का absence होगा. difficulty in distinguish between green and red and green and brown. most common type of color blindness होता है. अब ये है ट्राइटेनोपिया. इट इज़ एन एब्सेंस ऑफ ब्लू कोन सेल्स. इसमें ब्लू कोन सेल्स का एब्सेंस होगा. 3 कोन सेल्स है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो उसके अकॉर्डिंगली भी कौन सी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है. ठीक है. डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विश इन ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड ग्रीन. ये बहुत रेयर होता है और ये एक्स लिंक नहीं होता. ठीक है. यूजुअली एक्वायर्ड, नॉट इनहेरिटेड. नाउ हाउ द वर्ल्ड अपेयर टू द कलर ब्लाइंड पर्सन. रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है अगर किसी को, तो येलो अपेयर, मतलब येलो अपेयर डल येलो दिखेगा, मडी या फिर ब्राउनिश नजर आएगा. अगर ब्लू येलो डेफिशिएंसी है तो कंफ्यूजन बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रे. ओके. टोटल कलर ब्लाइंडनेस, द वर्ल्ड अपेयर इन शेड्स ऑफ ग्रे. ओके. अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के एड्स हमने देखे हैं. लॉन्ग केन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स होते हैं और ह्यूमन गाइड टेक्निक. असिस्टिव डिवाइसेस, ऑप्टिकॉन, इसको याद रख लेना है, PYQ में आया है. डेवलप्ड बाय जॉन लिनविल, इंट्रोड्यूस्ड इन 1969. कन्वर्ट प्रिंटेड लेटर्स इनटू टैक्टाइल वाइब्रेशन, अलाउज ब्लाइंड यूजर्स टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट बाय टच. नाउ लेजर केन, developed by Benjamin F. Smith, uses laser beam to detect obstacles, provide auditory or tactile feedback. Now Kurzweil reading machine, developed by Ray Kurzweil, read printed text allowed using speech synthesis. ठीक है. जो प्रिंटेड टेक्स्ट हैं, जो स्क्रीन रीडर होता है ना, अभी हमने पढ़ा था स्क्रीन रीडर, उस तरह का ही होता है ये. रीड प्रिंटेड टेक्स्ट अलाउड स्पीच सिंथेसिस, यूज्ड बाय पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज. विजुअल परसेप्शन एंड ब्रेन लोब्स. अब हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो ऑसिपिटल लोब इफेक्ट होता है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे पूछा जाए फ्रंटल लोब
कोई भी एक प्रॉब्लम देकर, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्सन को विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसका कौन सा लोब अफेक्टेड है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला अगर सवाल आएगा तो टेम्पोरल लोब। तो इसी तरह ये 4 लोब्स में ब्रेन डिवाइड है, तो आप उस 4 लोब्स में कौन कौन सी फंक्शनिंग आती है वो देख लेते हैं। फ्रंटल लोब्स में होता है रीजनिंग, प्लानिंग, मोटर कंट्रोल, स्पीच प्रोडक्शन। पेरिटल लोब में होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, टच परसेप्शन। और ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल परसेप्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल स्टिमुलाई। और टेम्पोरल लोब हेयरिंग, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी। ठीक है, थैंक यू जी। अब हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट।